दरअसल धराली हो या थराली हो या साना चट्टी हो, ये जितनी भी घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं, ये अक्सर बरसातों में हमें देखने को पहाड़ों में मिलती हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि कभी बारिश ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आती है। अदरवाइज़ अगर हम हिमालय की उत्पत्ति से लेकर आज तक देखें तो ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं लगातार चले आ रही हैं और इनका जो आकार है या इसकी जो इंटेंसिटी है वो घटती बढ़ती वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉनसून कैसा है। कभी मॉनसून तेज़ होता है तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, कभी मॉनसून कम होता है तो एक्टिविटी घट जाती है। हाल फिलहाल में ये जो एक्टिविटी बढ़ी हुई है ये क्योंकि इस वर्ष मॉनसून अच्छा रहा, बारिशें अच्छी हुई, चाहे वो धीरे धीरे आई चाहे वो सडनली आई, तो उनका अपना रोल रहता है यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो रॉक है उनके ऊपर। थराली की घटना जब आई तो जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट, उनमें मतभेद हो रहे थे, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि इसके पीछे असली वजह क्या थी। दरअसल राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जैसे मेरे को पहले दिन ये सूचना मिली थी तो मेरा जो चूँकि मेरा फील्ड एक स्पेस टेक्नोलॉजी का भी है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि हमारे पास जितना भी सैटेलाइट डेटा होता है उसको देखने की कोशिश करता हूँ। एंड मुझे लगता है कि मुझे तो कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था शुरू के दिन से। और मेरा जो पहला स्टेटमेंट था दैनिक जागरण में और इसमें वो यही था कि वहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेशन हुआ है, हैवी प्रेसिपिटेशन, उसके कारण ये सेडिमेंट जितना भी वहाँ पे हायर एल्टीट्यूड में डिपॉजिटेड था, वो सेडिमेंट अपने पानी के वेग से और जो सॉइल के अंदर, उस मिट्टी के अंदर जो पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ, उसकी वजह से सडनली नीचे को आया। अब बात आती है कि भाई कई लोगों ने कन्फ्यूजन किया कि साहब इसमें लेक थी, ये ग्लेशियर फटा, तो मुझे तो कहीं कोई एविडेंस इस चीज़ के ना पहले से रिकॉर्ड नज़र आए और ना बाद में कोई ऐसा एविडेंस हुआ। और फाइनली जब वहाँ पे हमारे SDRF के जवान उस जगह पे पहुँचे और उन्होंने वो पहली पिक्चर मुझे भेजी तो मुझे क्लियर हो गया कि भाई ये मोरेन जो कि एक्सेलरेटेड बाय रेन वाटर है वही नीचे आया है। उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्लेशियल मोरेन नहीं है, मैं आपको बताऊं। उसमें जो नदी के नीचे रास्ते में जो पड़ा हुआ पुराना एवलांच के द्वारा लाया गया जो मटेरियल था ऑन द वे डाउन स्लोप में, डाउन हिल में, वही सबसे ज़्यादा नीचे आया है। मेन सोर्स से बहुत कम आया है, ये देखने को मिला हमें। फिर दूसरी बात कि इस नदी में, इस नाले में जो कि खीर गंगा है, इसमें आज नहीं लगभग 2012, 2013, 2010 हर समय का इसका रिकॉर्ड है और लगातार यहाँ पे एवलांचेज आते रहे हैं। इस तरह के मलबा आता रहा है। वो मलबा कहीं पर बीच में, क्योंकि घाटी बहुत सक्रिय है, उसमें एक्युमुलेट भी होता रहा और फाइनली वो जब परसों की जो बारिश आई, परसों बोले तो 5 तारीख की जो बारिश आई, उस बारिश से वो सारा मलबा एक साथ नीचे आके ग्रेविटी से नीचे, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा है, वाटरफॉल जैसी कंडीशन है वहाँ पे, कैस्केड जैसे स्लोप है, तो उस स्लोप के कारण हाई स्पीड में, और मैंने कंफर्मेशन भी किया, जो हमारे SDRF के जो वो राजेंद्र जी है, उनसे पूछा, उन्होंने कहा सर ग्रेडियंट इतना ज़्यादा है कि हम गॉर्ज में जा ही नहीं सकते थे, इवन वी कैन नॉट टेक द फोटोग्राफ, इतना डीप गॉर्जियस नेचर वैली का बन गया है और स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो ये तो पक्का था कि अगर 30 सेकंड 40 सेकंड में वो पूरा एक झटके में माल नीचे आया है तो उसका एक कारण है कि उसका जो ढाल है वो बहुत तीव्र था। जो बड़ी नदियाँ हैं, अलकनंदा, भागीरथी, ये अपने ओरिजिन में थोड़ा सा स्लोप में आती हैं, बाकी पूरी घाटियों में बहती हैं। जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो स्टीप डाउन आती हैं, तो खीर घाट जैसी ऐसी कितनी नदियाँ हैं जो पहले भी तबाही मचाती थी और भविष्य में भी करेंगी तबाही। हमने ऐसा कोई नाप तो नहीं किया है, कैलकुलेशन तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, जब मैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में काम कर रहा था, लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर पूरा मैंने उत्तराखंड का ये जो है मैप किया है, तो उसमें हज़ारों ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं, हज़ारों, माइक्रो से लेकर मेगा से लेकर मिनी से लेके सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि मेन जो हमारी वैली है अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं, जैसे
मंदाकिनी है, पिंडर है, नंदाकिनी है, धौली है, और क्या कहते हैं उसके लिए जितने भी ये घाट है, जितनी भी नदियाँ इनको सहायक नदियाँ मिलती हैं, ये इनके साथ जो है छोटी छोटी माइक्रो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी इस गंगा में मिलती है, इस अलकनंदा में मिलती हैं। और उनका जो ग्रेडियंट है, अनफॉर्चुनेटली सबका ग्रेडियंट बहुत स्टीप है, जेंटल कोई भी नहीं है। क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी, अगर हम हायर हिमालय की बात करते हैं, ऊंचाई वाले भागों की बात करते हैं, कि नदी जो है अपनी प्राइमरी स्टेज में होती है, और प्राइमरी स्टेज में उसके दो ही फंक्शन होते हैं। एक, वो कैस्केड बनाती है, स्पीड फॉल होता है, रैपिड फॉल होता है, और दूसरा डीपनिंग होती है, वैली डीपनिंग होती है, गॉर्जियस नेचर बनाती है। वो ग्रेविटी उसका मेन कारण होता है, क्योंकि हाइट में होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो हाइड्रोलिक एक्शन के द्वारा नदियाँ गहरी 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 होती जाती हैं और स्टीपर स्टीपर होती जाती हैं, और तब आती है वो नीचे जेंटलर स्लोप में, जब वो मेन वैली में इंटर करती है। हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतनी बड़ी आपदाओं को अलर्ट में पहले सूचना दे दें, हम उन नदी नालों और नदियों। देखिए, पूरी जगह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ जो मेजर हॉट स्पॉट साइट्स हैं, हमने जब रेणी वाली घटना हुई थी तो उस समय भी भारत सरकार के साथ मेरा कन्वर्सेशन हुआ था, होम सेक्रेटरी भारत सरकार, और उसके अलावा देश के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं सबके साथ चर्चा हुई थी, और ये बात निकल के आई थी कि जितने भी ये मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इन घाटियों में बन रहे हैं, एटलीस्ट इनकी ड्यूटी बनती है कि ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएं, ताकि कोई भी ऐसी घटनाएं होने से पहले लोगों को सचेत किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। चार धाम जो हमारी रोडें हैं और उन पर जो हमारी यात्रा चलती है, उसमें संभावित खतरे आप क्या देखते हैं भविष्य में? दरअसल ये मुझे समझता हूँ कि ये शायद हमारा दुर्भाग्य है। हालांकि उस ज़माने में इसको सौभाग्य समझते थे कि भाई बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जो ईजीएस्ट वे होता था वो घाटी के अलोंग ही चलता था। मार्ग जो है हमारा बिल्कुल नदी के किनारे किनारे किनारे, क्योंकि बहुत हाइट पे यात्री लोग नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने उसको फॉलो किया। और उस फॉलो करने के साथ जहाँ पर भी उनके रेस्ट कैंप होते थे, जिनको हम लोग चट्टीज़ कहते थे, इन चट्टियों में जो उनके आश्रम थे, धर्मशालाएँ, लेटर ऑन धर्मशालाएँ बनी, काली कमली धर्मशाला, कल्याणेश्वर धर्मशाला, ऐसे कई सारी धर्मशालाएँ बनाए। जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी अपनी धर्मशालाएँ बनाई, बिरला ने बनाई, तो इन लोगों ने लेटर ऑन इन यात्रियों के लिए शेल्टर्स बनाए। अनफॉर्चुनेटली ये शेल्टर जो है बाद में मेन मार्ग से, मेन सड़क से जोड़ दिए गए, और वही उसमें कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई सोचा नहीं गया कि आफ्टर ऑल हम नदी के जो घाटी के जो बेस में या पहाड़ की ढाल के सबसे तलवे में क्यों रोड काट रहे हैं। अगर हम आपको कॉमन सी बात है कि हम किसी पहाड़ी के ढाल का तलवा काट देंगे तो स्वाभाविक के जो पहाड़ है वो धीरे धीरे करके स्लोप नीचे खसकेगा। अगर यही प्लानिंग उन्होंने ऊपर किया होता, रोड को हाइट में ले जा करके अपना मार्ग बनाए होते, तो आज इतनी बड़ी घटनाएं हमको बेस में नज़र नहीं आती, और जो बसागत है घाटियों में वो भी आज कम हो गई होती। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है हमारा। और फिर दूसरे देखिए कि जितनी भी हमारी ये NH बन रही है, नेशनल हाईवे बन रही है, रेलवे लाइन भी बन रही है, सब उसी घाटी के अलोंग बन रही है। ये थोड़ा सा सोचने लायक है, इसमें प्लानर्स को रीथिंक करने की ज़रूरत थी मेरे हिसाब से। सर, एक जियोलॉजिस्ट क्या सोचता है, जो आपदाएं आ रही हैं उच्च हिमालय में, वो बारिश की वजह से तो आ ही रही हैं, क्या वो बहुत संवेदनशील भी है भूकंप की दृष्टि से? वो पूरे MCT के अलोंग चलता है, तो भविष्य में तो कुछ बड़े हादसे, कुछ बड़ी घटनाएं भी सामने आ सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, प्रकृति की एक प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं, ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। जब से हमारा हिमालय की उत्पत्ति हुई है, पहाड़ बने हैं, पहाड़ टूटे हैं, नदियाँ बनी हैं, नदियाँ ब्लॉक हुई हैं, बड़े बड़े डिजास्टर्स आए हैं, बड़े बड़े जिनको हम डिजास्टर्स कहते हैं, एक्चुअली जिसको हम आपदा कहते हैं, वो आपदा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मानव आ गया। अदरवाइज़ ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं और ये सतत चली आ रही हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसको भी आकलन नहीं किया जा सकता। वो कभी कम भी हो सकती है, कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इट डिपेंड अपॉन। अब आप देखिए, जैसे हमने तो आज तक बचपन में इतने साल हो गए, हमने सुना था कि भाई भूकंप
कि अगर 8 पॉइंट से ऊपर अर्थक्वेक आएगा तो हमारा टेहरी डैम रजिस्टर करेगा 8 तक, 8 के बाद हमारा टेहरी डैम नहीं करेगा। और हमने खाली सुना था किताबों में कि 8.5 या उससे ज़्यादा आएगा, 9 आएगा तो पहाड़ गिरने लग जाएंगे, चट्टानें टूट टूट के गिरने लग जाएंगे। लेकिन इस साल हमने अपने आंखों से देखा कि रूस में इतनी बड़ी आपदा आई, इतना बड़ा अर्थक्वेक आया और बड़े बड़े पहाड़ टूट करके नीचे गिरे। तो ये प्रमाणित है वैज्ञानिकों के द्वारा कि अगर अर्थक्वेक का इंटेंसिटी इस तरह से बढ़ता गया, 8.8 आया, 8.9 आएगा, 9 आएगा तो प्रलय हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य में कुछ भी बड़ी बात हो सकती है, इसके कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो अभी आपदाएं हैं उनकी जो इंटेंसिटी थी और उनका जो बिहेवियर था वो अलग अलग था। हमने पौड़ी में देखा भूधसा हो रहा है, चट्टाने, लोग बता रहे हैं कि नीचे से पानी बाहर आ रहा है। एक जगह पे, एक खेतों में कहीं से मलबा नहीं आया, एक जगह अचानक मलबा आया और नीचे सारे खेत बाहर। तो ये जियोलॉजी की भाषा में इसको कैसे आप डिफाइन करते हैं? करेक्ट, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। दरअसल होता क्या है कि हमारे जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जितनी भी ये इस तरह की आपदाएं आती हैं, जितनी भी इस तरह के ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचर होता है। जैसे हमने कहा, किसी जगह को हमने कहा ये रॉक फॉल है, जहाँ बड़े बड़े चट्टान सीधे पहाड़ से लुढ़क करके नीचे सड़क में बम्प कर रहे हैं, उसको हमने कैटेगराइज किया रॉक फॉल में। कहीं पर हमने कहा डेब्रिस फ्लो है। डेब्रिस फ्लो का मतलब है कि राड़ा गाड़ा, मिट्टी, पत्थर, पेड़ सब गर 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 करके नीचे बह रहे हैं, इसको हमने डेब्रिस फ्लो कहा। कहीं पर हमने कहा मड फ्लो, खाली मड आ रहा है, बिल्कुल एकदम मिट्टी मिट्टी बह के आ रही, दलदल बनते जा रहा है। और कहीं हमने कहा कि जो है क्या कहते हैं उसके लिए सब्सिडेंस है। सब्सिडेंस का मतलब होता है कि ज़मीन का धसाव उस जगह में अपनी जगह पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकल नीचे को मूव करना, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया है इनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। अब इसके हिसाब से इनका जो ओरिजिन है, इनकी जो उत्पत्ति के कारण है वो भी अलग अलग हैं। जैसे आपने कहा अभी कि साहब हम हर चीज़ को कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हो गया, हर चीज़ को कहते हैं कि साहब वो एक्चुअली क्लाउड बर्स्ट जैसे शब्द हमारे भूविज्ञान में या मीथोलॉजी में ये कोई शब्द नहीं है। हम लोग कहते हैं इसमें रोल ऑफ प्रिसिपिटेशन, आइदर हैवी प्रिसिपिटेशन और द नॉर्मल प्रिसिपिटेशन। हैवी प्रिसिपिटेशन में क्या होगा, सडनली रेन वाटर आएगा, एक साथ 100 mm से ज़्यादा पानी अगर एक जगह पे आ गया 1 घंटे में तो पूरी ज़मीन को काट करके नीचे ले जाएगा, सरफेशियली रन ऑफ। लेकिन वहीं अगर हमारा कंटिन्यूसली ड्रिजलिंग हो रही है, धीरे 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 पानी बरसात का चल रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर अचानक पानी बढ़ गया, तो क्या होता है कि धरती का जो अंदर की जो सॉइल है वो सॉइल जो है संतृप्त होती है, मतलब सैचुरेट होती है। और जैसे ही वो एक क्रिटिकल लिमिट क्रॉस करेगी, दैट इज़ कॉल्ड ओवर सैचुरेशन। तो जैसे ही वो ओवर सैचुरेशन की पोजीशन पे आएगी, ये बस्ट आउट हो जाएगी और वो फूट जाएगा। तो जैसे आपने देखा अभी सैंजी गांव के ऊपर कोई ऐसा नहीं, पूरी बड़ा सा जो है एक जगह से चंक ऑफ लैंड बल्क में बाहर निकला और गड़ 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 करके नीचे कई गाँव को दबा करके ले गया। ऐसे आपने जो है नयार घाटी में रिकॉर्ड किया होगा, पिछले दिनों में आपने देखा होगा। तो ये सारी घटनाएं सिचुएशन, रॉक पोजीशन, मास और मटेरियल के ऊपर, ठीक है, और उसके अलावा जो उसकी ट्रिगरिंग फैक्टर है। ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, जैसे पानी है, कहीं पर भूकंप है, कहीं पर मैकेनिकल व्हीकल मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें, कहीं पर ब्लास्टिंग है, ये सारे फैक्टर्स ट्रिगरिंग फैक्टर कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जियोलॉजिस्ट कहते हैं, सरकार उस हिसाब से प्लानिंग करने की पूरी कोशिश नहीं करती है, इसलिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब मैं इस बारे में इसलिए भी क्योंकि जब भी मुझसे पूछा गया, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, चाहे वो केदारनाथ के मैटर में पूछा गया, चाहे बद्रीनाथ के मैटर में पूछा गया, चाहे एनएच के मैटर पे मेरे से पूछा गया, या कहीं बिल्डिंग बनाने के मैटर पे मुझसे पूछा गया, तो हमने तो अपने टेक्निकली साउंड रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को दिया। अब गवर्नमेंट की चॉइस है कि उस टेक्निकल रिपोर्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे या ना करे। जहां उन्होंने सही से इम्प्लीमेंट किया, ईश्वर कृपा से सुरक्षित पाया गया। जहां उन्होंने नहीं किया, वहां
आज काम हुआ, दूसरे दिन उजड़ गया, ऐसे भी हमको नज़र आ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% गवर्नमेंट उसको इग्नोर कर रही है। डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, वो खुद से भी आगे बढ़ के आते हैं, कहते हैं सर हमको बताइए हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको दे रहा हूँ, NH का अभी तोता घाटी वाला प्रोजेक्ट है, और इसमें मैंने नहीं स्टार्ट किया, इट वाज फ्रॉम द PWD और NH के इंजीनियर की तरफ से। इंजीनियर बेंजवाल है, इंजीनियर चौहान है, उन्होंने मेरे ऑफिस में आकर रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमें कुछ टेक्निकल इनपुट दीजिए, हम कुछ आपकी सलाह के आधार पे कुछ काम करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह गवर्नमेंट को हम दोष दे दें, ऐसे भी हैं जो लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली अपने स्तर पे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। केदारनाथ की बात करूं, हमारे पास जो चीफ इंजीनियर मुकेश परमार हैं, उन्होंने एक बार नहीं सैकड़ों बार मुझसे राय लिए कि गुरुजी वहाँ पे कौन सा पत्थर लगेगा, कैसा लगेगा, कौन सी दीवार बनेगी, बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। ये उनकी तरफ से इनिशिएटिव था, एंड मैंने उनको अपनी तरफ से उनको सपोर्ट किया है। सर केदारनाथ में ओवर कंस्ट्रक्शन तो खतरा ही है। बात बिल्कुल आपकी जायज़ है। किसी भी जगह की एक धारण क्षमता होती है, बेयरिंग कैपेसिटी हम बोलते हैं, और मैं राइट फ्रॉम बिगनिंग, आज से नहीं, जब से जोशीमठ का प्रकरण हुआ था, मैंने पहले दिन से ये बोला है कि किसी भी स्लोप की अपनी एक क्षमता होती है। पहले तो उस सॉइल को होल्ड करने की, जिस स्लोप में वो सॉइल जमा हो रखा है, फिर वो उसकी क्षमता है कई सालों तक वो वहाँ पे जमा है, तो उसके ऊपर कुछ लोड बियर कर सकता है। कुछ भवन बना दिए, कुछ घर बना दिए, कुछ गांव बसा दिए। लेकिन जब आप अत्यधिक मात्रा में करना शुरू करो, एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे, जैसे आपने वहाँ पे 7 मंजिल, 8 मंजिल, 9 मंजिल, और यहाँ तक कि आपने जो है ऐसे भवन बना दिए जिन पे लिफ्ट लगाने वाली बात आ गई, न वहाँ ड्रेनेज सिस्टम देखा, न उस सॉइल की कैपेसिटी देखी, न ढाल की क्षमता देखी, और आपने आनंद फानन में इतना सारा कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं घातक होता है। ये हमारे जितने भी छोटे बड़े शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, ये खतरे की जद में हैं भविष्य में। गोपेश्वर, मसूरी, लैंसडाउन, अल्मोड़ा, जितने भी शहर हैं जो हिल स्टेशन हैं, क्योंकि ड्रेनेज तो बहुत कमी है इन जगहों में। दरअसल बात ये हुई कि हम लोगों ने जो बसासत है हमारी, गाँव को छोड़ कर शहरों के नज़दीक जो हमारे जिला हेडक्वार्टर थे, ब्लॉक हेडक्वार्टर थे, कॉमन प्लेसेस थे, जैसे श्रीनगर जैसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हो गए, तो जितने भी पहाड़ी में इंटीरियर में रहने वाले लोग थे, अभी मैं आज देख रहा था कि गौचर में 2013 से लेकर और आज तक जो डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है वो इतना अमेजिंग है। बागेश्वर को आप देखेंगे, क्या सुंदर खेत हुआ करते थे बागेश्वर में। जब मैं 2011-2010 में जब मैं बागेश्वर की तरफ गया था, तब क्या खूबसूरत खेत हुआ करते थे। अभी मैं पिछले साल बागेश्वर गया तो वहाँ 1 इंच जगह नहीं है पाँव रखने की, सारा जो है RCC के कंक्रीट स्ट्रक्चर बन गए हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा, जो धरती है जिसमें पानी जाना है, जिसने फर्टिलिटी बढ़नी है, वो ख़त्म हो गई। आपका जो है सीमेंट स्ट्रक्चर आ गया, रन ऑफ आ जाएगा, पानी जो है सीधे उतर करके ढाल में आके नदियों में बहेगा, और जहाँ पे भी बहेगा किसी नाले में, लोगों ने नाले खालों में घर बना दिए, तो उन नाले खालों में घर बना दिए तो पानी जाएगा कहाँ, किसी के घर के अंदर घुसेगा, किसी के मकान के अंदर जाएगा। और यही हालत आपने आज जो है थराली में देखा है कि घरों में घुस गया पानी, शाना चट्टी में देखा है बंगले के अंदर घुस गया पानी। तो क्या कारण है उसका? यही कारण है कि आपने ऐसी जगहों पे बसासत की है, आपने देखा नहीं है कि प्रकृति का जो मुहाना है या नदी का जो एनर्जी है, आपके सामने ये अलकनंदा बह रही है। आप कोई किसी आदमी की हिम्मत नहीं है, किसी वैज्ञानिक की हिम्मत नहीं है, इसकी एनर्जी को नापने का कोई आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसकी ऊर्जा कितनी है और कब बढ़ जाए, नो वन नोज। इसलिए हमें प्रकृति के इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा करके रहना चाहिए, तभी हम अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। आग में अगर हाथ डालेंगे तो आग जो है, आग तो जलेगी लेकिन साथ में आपका हाथ भी जला देगा, इसलिए हमें आग से दूर रहना होगा। लेकिन गुरुजी बचेंगे कैसे? ये शहर सवाल तो ये है ना कि हम तो बस गए हैं, जिन्होंने बसना था वो बस गए, वो बढ़ता जा रहा है। समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जब नींद खुल जाए, जब रात खुल जाए, तब जब नींद खुल जाए तभी सवेरा है। आज अगर आप चेत गए तो आने वाली आपकी जनरेशन सुधर जाएगी, लेकिन आज भी अगर आप नहीं चेते, स्थिति यह है
2 साल पहले जोशीमठ में बहुत चर्चा हुई, इनको रिहैबिलिटेट करो, इनको रिहैबिलिटेट करो। सारे गाँव ने कहा कि हम आज के बाद यहाँ मकान नहीं बनाएंगे, हम तो यहाँ से निकल लेंगे। अब क्या हो रहा है, 2 साल बाद सब भूल गए, फिर बनाने लग गए होटल, फिर सरकार ने उनको पैसा दे दिया, फिर वहीं बसासत करने लग गए। तो भूल जाती है दुनिया। इंसान की फितरत है कि अपने पास्ट को भूलता है, आगे की बड़ दूर की सोच के चलता है, जो कि बहुत गलत है। पौड़ी से रिलेटेड उसी में थोड़ा सा और समझना चाहेंगे। चौथान पट्टी इंडिया को डाइजली, ये जो पावो और गलीसैंड के विकास करने, यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है सड़कों पे, नदी खालों में। उनके प्रॉपर घर बने हुए हैं, बहुत सुंदर, फिर भी वो दहशत पे है। दीवारें, मलबा पीछे से आ रहा है, आगे से आ रहा है। तो वो गांव वाले कह रहे हैं कि 100 साल में उन्होंने कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। जो आप समझा रहे थे वही है, या भूकंप का भी झटका आया था? लोग कह रहे थे कि भूकंप भी हो सकता है। 2 बातें हैं। भूकंप के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, वो रिकॉर्ड बताते हैं कि भूकंप आया और किस इंटेंसिटी का आया भी कि नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली जब मैं धराली वाला देख रहा था तो वहाँ तो उस समय कोई भूकंप नहीं आया, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड चेक करे, और वो जितने भी उस 3 दिन में जो भूकंप आए थे वो अफ़गानिस्तान और उस साइड में आए, लेकिन इधर के बेल्ट में नहीं आए। वो पूरा रिकॉर्ड मैंने चेक किया है। अभी इसका मैंने चेक नहीं किया कि इधर के इस बीच कोई घटना आई कि नहीं आई। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपने गांव वालों को भी, अपने बासिंदों को, अपने क्षेत्रवासियों को। ऐसा नहीं है कि जो हम बात कह रहे हैं कि जो लोग नदी के किनारे बस रहे हैं वही मर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज क्लाइमेटिक चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जो सॉइल की अपनी बाइंडिंग कैपेसिटी थी आज से पिछले 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 1 लाख साल पहले से, वो बाइंडिंग कैपेसिटी धीरे धीरे करके डिटोरिएट होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। सॉइल के आपस में आपने देखा होगा कि एक चट्टान अटकी हुई है, अचानक नीचे गिर जाती है सड़क में, कोई उसको हिला नहीं रहा, डुला नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? दैट इज़ कॉल्ड ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। धीरे धीरे करके ये जो वेदरिंग प्रक्रिया है नेचर की, वो अपने आप में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और जो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे सॉइल की थी वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेज आ रहे हैं। मौसम वो नहीं रहा जो पहले था। पहले ठंडा मौसम था, हायर हिमालय में जो सॉइल में जो है कंकड़ पत्थर होते थे, उनके अंदर नीचे परमाफ्रॉस्ट कंडीशन होता था। फ्रोजन कंडीशन में सेडिमेंट एक दूसरे से जकड़े हुए होते थे। लेकिन आज क्या है, तापमान बढ़ने से वो फ्रोजन आइस मेल्ट हो चुकी है, उसके अंदर जो है हमारा रेन वाटर घुस रहा है। रेन वाटर घुसने के कारण उन कणों के बीच के जो गैप है उनको ढीला करता जा रहा है, और ऐसे ऐसे करके अंदर उसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। और क्षरण होते ही एक समय आ रहा है जब वो नीचे अपने आप खेत हल्की बारिश से में भी खसक जा रहा है। तो ये मानक हमें सोचना होगा कि जो हमारी भवन निर्माण की शैली है, जो एक स्टैंडर्ड मानक होने चाहिए पहाड़ों में मकान बनाने के, उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो क्या होगा, वो एक बड़े लंबे सोच और रिसर्च का विषय है। बड़ी कैलकुलेशन के बाद हमें ये बात कहनी होगी कि यहाँ पे इतने मंजिल का मकान बनेगा, यहाँ पे इतने ऊंचा घर बनेगा, इस जगह पे घर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप जगह जगह कह रहे हैं बाथरूम बनाओ। मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि गांव में हर जगह बाथरूम बन रहे हैं, और बाथरूम जो है या टॉयलेट बन रहे हैं, वो टॉयलेट जो है खेत के मुंडेर के किनारे पे बना रहे हैं, जो कि प्योरली अनसाइंटिफिक है। अगर आप खेत के मुंडेर के पास टॉयलेट बनाएंगे तो उसका पानी कहाँ जाएगा? उसका पानी नीचे को जाएगा, और नीचे का जो किनारे वाला खेत है वो पहले तो उस खेत को उड़ाएगा, नहीं तो नीचे वाले खेत को उड़ा देगा। और इस तरह से आप जो है 1 मकान, 2 मकान, 3 मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो हम शॉकपिट बना रहे हैं अपने घरों में। आपने बोल तो दिया कि घर घर में जो है टॉयलेट बनना चाहिए, लेकिन आपने जगह आइडेंटिफाई करके नहीं दी उनको समझाया नहीं कि कहाँ पे टॉयलेट बनना चाहिए, कहाँ पे शॉकपिट बनना चाहिए। इस बारे में कभी किसी ने कोई चिंता नहीं किया। और मैं राइट फ्रॉम बिगनिंग बोलता हूँ कि अगर आप अपना बाथरूम बनाएं, अपना टॉयलेट बनाएं, उसका शॉकपिट कहाँ पे होना चाहिए? खेत के मुंडेर की तरफ नहीं, खेत के बिट्टे की तरफ, अंदर की तरफ होना चाहिए, ताकि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा सॉइल के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि हमारे कई सारे घर जो है मुंडेर पे जो बने हुए टॉयलेट है उनको उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। आपने देखे होंगे कई सारे। उत्तराखंड में नदियों की मॉर्फोलॉजी में चेंज हो रहा है, ड्रास्टिक चेंज हो रहा है पिछले 20 सालों के या 30 सालों में। हाँ, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्रीनगर परिसर में रहता हूँ।
और मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अपनी अलकनंदा का है, जो आपके बगल में अलकनंदा बह रही है। और इसके जो मैं चैनल मॉर्फोलॉजी पे एक स्टडी कर रहा हूँ पूरी अलकनंदा की, कि कैसे इसकी चैनल मॉर्फोलॉजी में चेंज आया विगत कई हज़ार साल पहले से। इसका अभी आकलन, अभी मेरे पास डेटा एकत्रित कर रहा हूँ, और जिस दिन ये डेटा पूरा आ जाएगा छोटा सा उदाहरण बता सकता हूँ कि चैनल कैसे कोर्स बदलता है अपना, रिवर कैसे कोर्स बदल रही है। ये जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं। आज नदी जो है यहाँ से यूँ डाइवर्ट हो रही है, इधर को घूम रही है। पहले नदी कभी ऐसे सामने से जाती थी, और उसको हम बोलते थे पैलियो चैनल। पैलियो चैनल मीन्स वो कोर्स, जिस कोर्स में नदी पहले उधर बहती थी, सडनली टेक्टोनिक कारणों की वजह से या मैन मेड स्ट्रक्चर डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से हमने नदी का मुहाना मोड़ दिया, डाइवर्ट कर दिया, तो नदी ने अपना कोर्स बदल दिया। इट बिकम मेंडर्स, ऐसे घूमते हुए जा रही है। अब आप देखिए कि जब नदी यहाँ से आके घूम के, पहले सीधे जाती थी, अब यूँ घूम के जा रही है। सामने वाला जहाँ पे रेत बजरी रखा हुआ है वो भी इसका पैलियो चैनल था। अनफॉर्चुनेटली वो पैलियो चैनल से शिफ्ट हो रही है। तो डेफिनेटली जो नदियों का जो कोर्स है श्रीनगर जैसी घाटी में साफ दिखता है कि यहाँ पे नदी ने अपने एक बार नहीं, तीन, कम से कम 4-4, 5-5 बार अपनी कोर्स को बदला है, अपने चैनल कोर्स को बदला है। और जब ये अपने चैनल कोर्स को बदलता है तो डेफिनेटली जो इधर उधर की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं, सॉइल है, बिल्डिंग है, उनको डैमेज करता है। अच्छा गुरुजी, एक खास कुछ वैलीज हैं जहाँ हैवी रेनफॉल और जो आपके गाढ़ गदेरे हैं उनका बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। शायद पिंडर, आपकी नंदाकिनी वैली, इसके पीछे वजह क्या है? क्या डेमोग्राफी ऐसी है इस पूरे इलाके की कि यहाँ पर हर साल ऐसी अतिवृष्टि होती है? इसको डेमोग्राफी नहीं कहते हैं, इसको जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। यहाँ की जो मॉर्फोलॉजी है, ये जो हम लोग कहते हैं इसको टोपोग्राफिक हाइज, ठीक है। तो ये जो टोपोग्राफिक हाइज है, ये जो बैरियर है हाइट, जैसे हम अगर माना गंगा यमुना के मैदान से चलते हैं तो सडनली एक ओरोग्राफिक हाइट आती है शिवालिक, 350, 400, 500, 700 मीटर के ऊंचे पहाड़ जो बिल्कुल नीचे मैदानी भाग से 500 मीटर। तो पहली बरसात जो लो लाइंग एयर जो क्लाउड्स हैं वो वहाँ पे ट्रैप होते हैं। जैसे हाँ फीट पे, मीटर पे 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। और जैसे ही हम देहरादून जैसे क्रॉस करेंगे, ऋषिकेश क्रॉस करेंगे, तो हमारे पास आता है लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय में हमारे 1400, 1500, 1600 मीटर के हाइट के 1900 मीटर तक के हमको साकनीधार जैसे या नयननगर या चंबा ये रेंज मिलता है, मसूरी ये रेंज मिलता है। तो दूसरे क्लाउड हमको दूसरे हाइट पे यहाँ पे ट्रैप होते हैं। और उसके बाद तीसरी हाइट आती है हमको, ये ओरोग्राफिक हाइट हम जिसको बोलते हैं। जैसे हमारा दूधातोली रेंज आ गया, ये थोड़ा और है, 2000, 2200, 2300 मीटर पे जाके होते हैं, 2800 तक है। तो ये दूधातोली रेंज पे हमारी जो है क्लाउड्स जाके ट्रैप होते हैं और वहाँ रेनफॉल होते हैं। और उसके बाद जो लास्ट है वो था अभी तक जो हम आज तक रिकॉर्ड करते आए, वो था आपका जोशीमठ, सुंदरढूंगा, प्रताप नगर, इधर की तरफ आगे चले जाएंगे ये उस साइड बड़कोटवा इस साइड की तरफ। तो ये आप अगर देखें कि ये हाइट सडनली जो है क्या कहते हैं उसके लिए 2000-3000 तक पहुंच जाता है। और उसके बाद आज जो क्लाउड्स जा रहे हैं वो 6000 के हाइट पे भी जाने लग गए हैं, 6000 पे जाके ट्रैप हो रहे हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, खीरगंगा में जो क्या पीक था, वो कौन सा पीक था, श्रीकंठ 6133 मीटर का है, वहाँ पे जाके क्लाउड ट्रैप हुए। केदारनाथ कितना है, वहाँ पे जाके क्लाउड ट्रैप हुए। आपका सुंदरडूंगा खाल है, वहाँ पे जाके क्लाउड ट्रैप हो रहे हैं। रूपकुंड है, शिला समुद्र है, इन जगहों पे मंदाकिनी है, इन कैचमेंट में जाके, इन हाइट पे जाके क्लाउड ट्रैप हो रहे हैं। और वहाँ जो प्रेसिपिटेशन है, वहाँ जो हैप्पी डिस्चार्ज है, वो बहुत घातक है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सदियों पुराना ग्लेशियल सेडिमेंट्स जो कि लूज अनकंसोलिडेटेड ह्यूज डंप के रूप में जमा पड़ा हुआ है, और उसको थोड़ा सा पानी मिलता है और ढाल भी तीव्र है, और नीचे आके फिर वो जो है तबाही मचाता है। जैसे धराली हो गया, सुक्खी टॉप, सुक्खी गांव हो गया, ये सारे इलाके में हो गए। अभी आपने देखा है यहाँ पे शाना चट्टी में हो गया।
तो ये सारी घटनाएं आपको आए दिन इसका ही प्रतिफल है। अच्छा सर, ये जो थराली से आगे जब हम वाण और फिर आपका जो पीक आते हैं नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा घुंटी, उसके पीछे भी बसासत है, नीति वैली है, वो आगे तक जाती है। तो नीति भी है कि हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि नीति और मलारी को हमारे जो भाषा है, जियोलॉजिकल भाषा, हम उसको कहते थे रेन शैडो जोन, ड्राई हिमालयन रेंज, जिसको हम बोलते हैं जैसे लेह लद्दाख में है ना, तो हिमालयन डिज़र्ट। जब हम लपतल जाते हैं, जब हम आगे रिमखिम जाते हैं, तो वहाँ पे हमें पूरे सैंड ड्यून्स मिलते हैं, वो पूरा डिज़र्टिक है, एकदम ड्राई स्पेल है। इसलिए ड्राई है कि वहाँ रेंज नहीं होती है, वहाँ हाइट ज़्यादा होने के कारण, मैंने कहा ना 6000 जैसे ही क्रॉस करेगा तो क्लाउड बिकम अ क्रिस्टल, इट बिकम अ आइस, इट बिकम अ स्नो। तो देन वहाँ रेनफॉल नहीं होती, वहाँ स्नोफॉल होता है। वहाँ आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल, छोटे छोटे ये जो आपके सीरियट टाइप ऑफ क्लाउड्स बोलते हैं हम उनको, ये बिल्कुल क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो ये अब हो रहा है सर पिछले कई सालों से। लेकिन अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि 2013 के बाद यहाँ पे भी बारिशें पहुँचने लग गई हैं, और यही कारण है कि हमको गाए बगाए कई बार यहाँ की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। जो जियोलॉजी को नहीं जानते, जो मौसम विज्ञान को नहीं जानते हैं, वो कई बार ये बोलते हैं कि आपदा आई है, भगवान की तरफ से देवता नाराज हो गए हैं। तो ये जो हम आम बोलचाल की भाषा में अपने घरवालियों को आप किस तरह समझाएंगे कि ये है क्या, किस तरह से ये ड्रास्टिक चेंज आ रहा है पिछले 20-30 सालों में, ताकि वो समझ पाएँ कि हो क्या रहा है। दरअसल मैं एक वैज्ञानिक हूँ, भूवैज्ञानिक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि इस सारे चक्र के पीछे कोई ना कोई एनर्जी है, कोई ना कोई चीज़ है जो इसको कंट्रोल किए हुए। उसका ज्ञान ना हमको है, ना आम आदमी, न किसी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, मुझे लगता है उनको भी इसका ज्ञान नहीं था, इसलिए भी उन्होंने कोशिश करी, एफर्ट करा, और उन्होंने कुछ मंत्र बनाए हैं। उस तपस्या के बाद उन्होंने आम जन को सुरक्षित रहने के लिए, उनको बचाने के लिए, मानव के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने कुछ मंत्रों का क्या कहते हैं, उन्होंने नए नए मंत्र उन्होंने बनाए हैं, हमको एक ज्ञान देने की कोशिश करी है। जैसा हम छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई बार चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ जाता हूँ तो डिस्कशन होता है कि साहब हम जब बुग्यालों में जाते हैं तो वहाँ एड़ी अछाड़ी होती है, वहाँ दुनिया भर के भूत प्रेत होते हैं, आदमी को हर लेते हैं। एक्चुअली उसके पीछे एक लॉजिक है, जो हमारे ऋषि मुनि और लोगों ने, जो पूर्वजों ने जो हमें अपने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जो मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों का ही वो हिस्सा है। हम अगर बुग्यालों में जाके हल्ला करें, ग्लेशियर में जाके बैंड बजाएं, डोल पीटें, जैसे केदारनाथ में आजकल हो रहा है, प्योरली अनसाइंटिफिक, प्योरली अनसाइंटिफिक। साउंड वेव ऑलवेज क्रिएट अ frequency in the valleys, and because of that sound wave the avalanches takes place. Yes, ये प्रमाणित है। इसीलिए हम जब माउंटेनियरिंग करते हैं, मैंने एनआईएम किया हुआ है, माउंटेनियरिंग कोर्स किया है, जब हमको माउंटेनियरिंग में चलने का नियम सिखाए जाते हैं तो हम वहाँ आवाज़ नहीं करते, वहाँ हम इशारों से बात करते हैं कि अगर हमको कहना है कि यहाँ पे इकट्ठा हो, ऐसे ऐसे करके करेंगे सिग्नल और यूँ कर देंगे, मीन्स सारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे इकट्ठा हो। कोई आवाज़ दे के नहीं बोलेगा कि आओ रे यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, नो। तो साउंड वेव ऑलवेज इफेक्ट्स, और साउंड वेव में जब आदमी की आवाज़ ही नुकसान पहुँचा सकती है, तो ये जो हेलीकॉप्टर हैं, ये जो गाड़ियों की आवाज़ हैं, ये जो बैंड और डमडम की आवाज़ हो रही है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट। और यही कारण था कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये मंत्र दिया है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए।